में मेरे पास ओहदा हो या ना हो, इंशाल्लाह अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो कुछ हो सका अल्लाह के फजल से वो हम करेंगे। किसी के ऊपर अगर झूठी एफआईआर अगर हो जाए तो इस हवाले से उसे क्या करना चाहिए? कि मैंने कोई सियासी ओहदा लेना है तो फिर अवाम की खिदमत करनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा जी आप ये जो खर्चा उस पर होना है, डबल गेट आपने लगाना है, वो मैं ज़ाती तौर पे करने के लिए तैयार हूँ, आप इसको जो है वो गेट वगैरह ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम चैम्बर में और हमारे साथ मौजूद है मरूफ कानूनदान जनाब शेख इकराम उल हक एडवोकेट, जो कि सराय नमकीन के जो है रिहायशी है और जेल में जो है अपनी वकालत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। किसी के ऊपर अगर झूठी एफआईआर अगर हो जाए तो इस हवाले से उसे क्या करना चाहिए? लोग जो है दर बदर ठोकरें जो है खाते हैं, तो आप क्या उन्हें जो है रेफर करेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इरशाम राठौर साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे टाइम निकाल के आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक झूठी एफआईआर का तल्लक है तो ये रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ या दीगर रंजिशें रखने वाले एक दूसरे के ख़िलाफ़ एफआईआर्स करवाते हैं और हमारे सिस्टम और जो मरवजा है तरीक़ाकार उसके मुताबिक झूठी एफआईआर्स भी दर्ज होती हैं। तो उसमें ये होता है कि ऑप्शन जो कानूनी तौर पे जो अवेलेबल हैं वो ये है कि एक तो पुलिस के पास आप अपनी सफाई पेश कर सकते हैं, उनके पास इंक्वायरी और जो तफ्तीश वगैरह जो होगी उसमें आप उनको बता सकते हैं कि हम ये किस तरह से एफआईआर झूठी है। कोई भी शहादत आपके पास हो आप उनको पेश कर सकते हैं और वो फिर मुकदमे को खारिज करने का इख्तियार भी जो है वो पुलिस को हासिल है। जो आईओ होगा उस केस का या उस एफआईआर जिसके सपुर्द की जाएगी, जो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो अगर आप उसको सफिशेंट एविडेंस देते हैं और वो ये समझता है कि ये गलत बयानी से या किसी भी तरीके से ये गलत एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वो इखराज रिपोर्ट उसकी बना के तो वो जो एरिया मजिस्ट्रेट होगा उसको पेश करेगा और फिर एरिया मजिस्ट्रेट उसको देखेगा कि ये जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई है कि ये एफआईआर गलत है और इस जो मुलज़म को जो है वो गलत तौर पर इसमें रखा गया है, तो इसको इस मुकदमे को इसके ख़िलाफ़ जो है वो खारिज किया जाए, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब उसको खारिज करने का इख्तियार रखते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि झूठी एफआईआर को आप फेस करते हैं, उसको आप कंटेस्ट करते हैं, उसमें आप बेल एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करते हैं और बेल के बाद फिर केस एविडेंस में आता है तो आप वहाँ पे अपनी सफाई पेश करते हैं, एविडेंस मुकम्मल प्रोसेस आप उससे गुजरते हैं और आप कोर्ट में सफिशेंट एविडेंस जो है वो देते हैं और कोर्ट में ये साबित करते हैं ये मेरे खिलाफ जो एफआईआर है वो गलत हुई है, वो फोर्ज है या फॉल्स है, जो भी है, तो वो कोर्ट उसमें फिर आपको जो है वो एविक्शन उसमें आपकी करती है और उस मुकदमे को जो है वो आपके खिलाफ खारिज करती है। अक्सर देखा जा रहा है कि जायदाद पर जो है कब्जा किया जा रहा है, जो लोग बादशाह अफराद हैं वो कब्जा करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दो तरह की रेमेडी हासिल है। एक तो फौजदारी कार्रवाई भी आप कर सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें पुलिस को आप एप्लीकेशन दे के एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं नाजायज़ कब्ज़े की और पुलिस भी उसमें आपकी मदद कर सकती है। इसके अलावा इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट हमारा जो है अभी इन फील्ड है ये लॉ, आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एप्लीकेशन दे के वहाँ पे भी इसको जो है वो रेमेडी हासिल कर सकते हैं। एडिशनल सेशन जज या सेशन जज साहब जो है वो पुलिस से रिपोर्ट तलब करेंगे, जो मौके पे जाके उसकी जो है वो इंक्वायरी करेगी और फिर अदालत में उसकी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज या सेशन जज साहब जो है वो वहाँ पे कब्ज़ा जो है वो वागुजार करवा के कब्ज़ा आपको वापस दे सकते हैं। तो ये तो क्रिमिनल रेमेडी हो गई। इसमें सिविल रेमेडी भी हासिल है कि आप कोई भी अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई अजीज़ या कोई भी को शेयर जो है वो किसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, तो आप सिविल कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं। उसमें आप पोजेसन जो है वो उस प्रॉपर्टी का वो अपने ऑनरशिप आप साबित करके पोजेसन वगैरह सारी चीज़ें, तो वहाँ पे थ्रू कोर्ट भी आप जो है वो पोजेसन उस प्रॉपर्टी का ले सकते हैं। जो आपको वकालत में कितना अर्सा जो है हो चुका है और कौन कौन से मसाइल जो है आपको आ रहे हैं, और कोई ये जो है मसाइल है जो मसाइल था वो हमारे नाज़रीन से शेयर मैं करें? अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 2002 में मैंने वकालत जो है वो कचहरी को ज्वाइन कर लिया था। 2003 में मेरा लाइसेंस आ गया था,
तो तकरीबन 17 से 18 साल मुझे हो चुके हैं। वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेलम का जनरल सेक्रेटरी भी 2013 में मैं मुंतखब हुआ हूँ। इससे पहले 2006 में जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी भी बना हूँ। मसाइल की तो अमाजगाह है हमारा हमारा सिस्टम, हमारा मुल्क और हमारी सोसाइटी जो है। तो मसाइल तो अनगिनत हैं और मैं जैसा कि आपको भी पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने की है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिश की है कि जितना हम कर सकते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और उसका मकसद सिर्फ रज़ा इलाही का हसूल है। उसके लिए मैंने जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की है उसमें मैं खुद मदई बना हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि मैं उसमें वकील हूँ तो मैं उसमें मदई क्यों बनूँ या किसी और शख्स को मैं उसमें, मैंने खुद उन तमाम केसेस में खुद मदई बना हूँ, एप्लीकेंट हूँ उसमें, और उसमें मैं खुद अदालत में पेश होके वहाँ पे एविडेंस भी दी। इसराइल अमगीर और जेलम की जो रिहायशी है, आपने पुराने पुल का जो है टैक्स लिया जाता था, वसूल किया जाता था, तो आपने वो जो है सारा टैक्स माफ़ करवाया। ये कैसे जो है आपको माइंड में आया और कैसे जो है मुमकिन हो सका ये? देखें ये मैं चूँकि जब मैंने वकालत शुरू की तो इसराइल आलमगीर में कचहरी नहीं होती थी, कोई अदालत वहाँ पे नहीं होती थी, खारियाँ में थी और जेलम में थी। तो मैंने प्रायोरिटी दी जेलम को। जेलम से ही मैंने वकालत का आगाज़ किया। तो जब मैं पुराने पुल से जब जेलम आता था तो वहाँ पे मैंने देखा कि रेलवे इंतज़ामिया ने जो है वो नाम नहाद ठेकेदारों को बिठा के वहाँ पे टोल टैक्स की कलेक्शन जो है वो शुरू कर दी। फिर मैंने इसके मुतालिक स्टडी की तो मुझे ये पता चला, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इंटरनेट पे और सारा जितने भी लेटेस्ट रिसोर्सेज थे उस पर मैंने जाके सर्च की। तो उसमें ये देखा मैंने कि ये कानून भी है कि रेलवे को किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो टोल टैक्स जो है वो किसी भी जगह पे इम्पोज करे। तो ये मैंने जब इसकी फर्दर इंक्वायरी की रेलवे डिपार्टमेंट में जाके तो पता चला कि एक मीटिंग हुई थी डीएस जो डिविजनल इनके सुप्रिटेंडेंट होते हैं रेलवेज़ के, तो उनकी आपस की एक मीटिंग में उन्होंने तय किया कि हम टेम्परेरी बुनियादों पे, आजमाइशी बुनियादों पे जेलम पे टैक्स का आगाज़ करते हैं। तो फिर उन्होंने कई साल तक इस टैक्स को जो है वो इम्पोज किया। टांगे, रेड़े, मोटरसाइकिल, चिंची, रक्शे, छोटी गाड़ियाँ, इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो पहले दिन से ही मेरे दिल में ये था कि ये नाजायज़ टैक्स है, क्योंकि मोटरसाइकिल, टांगे और रक्शे, चिंची से किसी भी पुल पे पूरी दुनिया में टैक्स नहीं लिया जाता। तो ये तो बीइंग अ लॉयर, मुझे जब मैं वकील बना तो ये बात तो मेरे जहन में थी और इसको मैं जो है वो देखता रहा हूँ। मैं दुनिया के कई मुल्कों में गया हूँ तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि इस तरह की कोई टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया जाता। तो जब मैं वहाँ से गुजरता था तो मेरे दिल में ये था कि ये गलत टैक्स है, और इसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैलेंज किया कोर्ट में, खुद मैं उसमें मुद्दई बना। और फिर मैंने वो 2013 में मैंने केस किया और तकरीबन 7 साल बाद उसमें एविडेंस हुई दोनों अतराफ से, रेलवे की तरफ से भी, मैं भी उसमें एविडेंस सारी दी। तो 2020 में जो है वो मेरा दावा डिग्री हुआ है, और उस डिग्री के खिलाफ अब महकमा रेलवे ने जो है वो दोबारा अपील कर दी है सेशन कोर्ट में, जो कि अपील अभी पेंडिंग है, जिसमें भी आने वाले दिनों में जो है वो तारीख पेशी और उसमें समाज जो है वो होगी, और अपीलेट कोर्ट फिर उसमें डिसाइड करेगी कि ये इसमें जो डिग्री अदालत ने दी है लोअर कोर्ट ने वो क्या दुरुस्त है, या कि उसमें कोई गलती या कोई कानूनी तौर पर कोई सकम रह गया था। शेख साहब, इसराइल अमगीर आपने फाटक को शादगी का जो सिलसिला किया था उसमें भी जो देखा गया है चंद जो अफराद हैं उनकी तरफ से कि वो इस सारे काम का क्रेडिट लेना चाहते थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें सारी इसराइल आलमगीर तमाम लोग जानते हैं कि रेलवे का जो फाटक है छपरा का वो एक बहुत बड़ा और दरीना मसला था। वो एक गेट था और वहाँ पे जब ट्रैफिक ट्रेन के गुजरने के वक्त फाटक बंद होने की वजह से जो ट्रैफिक वहाँ पे हो जाती थी और वो फिर 1 घंटा लगता था ट्रैफिक वहाँ से पास करने में। तो ये इन सारे हालात से चूँकि मैं खुद इसमें से गुज़र रहा था तो इस वजह से मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा था कि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो वो मैंने फिर खुद वही मैंने जैसा कि पहले गुजारिश की, मैं खुद इसमें मुद्दई बना और रेलवे के खिलाफ मैंने यहाँ पे केस किया बाकायदा।
और इसमें फिर रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से वकील और वो खुद पेश हुए, तो उनसे मैंने फिर बात की और वहाँ पे उन्होंने रिटन जो है वो मुझे लिख के दिया कि हम इस गेट को जो है वो डबल करेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट बना के हम हायर अथॉरिटीज़ को भेजेंगे, उसमें ये इतना टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा जी आप ये जो खर्चा उस पर होना है, डबल गेट आपने लगाना है, वो मैं ज़ाती तौर पे करने के लिए तैयार हूँ, आप इसको जो है वो गेट वगैरह ले आएँ, बाकी जो सीमेंट आपको या रेत या बजरी या जो कुछ भी आपको चाहिए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड किया गया वहाँ पे। और वो फिर दूसरा गेट लगा और अब गेट वहाँ पे रास्ता जो है वो काफ़ी खुला हो चुका है और लोगों के लिए जो आने जाने का जो एक मसला था वो किसी हद तक जो है वो कम हुआ है। इसी तरह से एम्बुलेंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ट्रैफिक जो है वो बंद होने की वजह से कई लोगों की वहाँ पे डेथ हो चुकी थी, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो हमें मदद मिली है। लेकिन अभी तक हमारा मसला रेलवे फाटक के ऊपर जो ओवरहेड ब्रिज है उसका मौजूद है। उस पे मैं पेपर वर्क भी किया है, मैंने हायर डिपार्टमेंट जो हैं अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे मुलाकातें भी की हैं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में ये ओवरहेड ब्रिज के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है वो अच्छी खबर इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि वो इसराइल अमीर के शहरों के लिए ये सहूलत भी हासिल हो जाए। जो बच्चे वकालत करना चाहते हैं यानी कि अभी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है तो आगे वकालत का जो माइंड रखते हैं तो उनको आप क्या जो है पैगाम देना चाहिए? मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। देखें इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कि आज़ादी के साथ अपना जो है वो काम कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो कोई इसमें इशू नहीं है, आप अपने कोई खुशी गमी कहीं पे हो जाती है तो आपको कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, आप इंडिपेंडेंट हैं अपने काम में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप इंडिपेंडेंट रह के लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, लोगों को टाइम दे सकते हैं, अपनी दीगर एक्टिविटीज़ में आप टाइम दे सकते हैं, किसी भी वक्त आप कहीं आपको जाना पड़ जाता है तो आप कर सकते हैं। फिर ये नोबल प्रोफेशन है। तो इस हवाले से मेरा नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं, अगर आपका ये गोल है, ये आपका माटो है कि आप वकील बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है और इसको ज्वाइन करें। एफएससी के बाद भी आप 5 साल का कोर्स है वो आप उसमें दाखिला लें, उसमें कर सकते हैं। हमारी मेरी हेल्प किसी को भी किसी भी हवाले से चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ। जो फीमेल स्पेशली हैं वो अगर इस फील्ड में आती हैं तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन इस हवाले से भी है उनके लिए कि आप जुडिशरी में जो है वो आप जा सकती हैं। वकील बनने के बाद आप 2 साल के बाद जो है वो लाइसेंस लेने के बाद आप सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकती हैं, मेल भी दे सकते हैं, वो भी आए, इसमें बहुत अच्छा प्रोफेशन है। वकालत के जो है सवालात तो हो चुके हैं। अभी आप सियासी रहनुमा भी हैं तो आपसे चंद वो भी सवालात करना चाहता हूँ मैं कि इसराइल अमकीर में जो आप आने वाले वक्त में इलेक्शन तो कौन सी सीट में जो आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखें जहाँ तक सियासी मामलात का तल्लक है तो मैं बाज़ाब्ता तौर पे किसी जमात का जो है वो मेंबर नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरा मकसद किसी भी तौर पर कभी भी मेरा ये नहीं रहा कि मैंने कोई सियासी ओहदा लेना है तो फिर आवाम की खिदमत करनी है। मैं जब 2013 में मैंने पुराने पुल का केस किया, फिर नए पुल का केस किया, फिर मैंने डीएचक्यू में इसराइल आलमगीर के मरीज़ों के लिए केस किया, तो मेरे पास कोई ओहदा नहीं था उस वक़्त सियासी तौर पे। लेकिन मैंने सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, आम जो लोग हैं उनकी दुआओं के लिए ये मैंने किया है। तो इलेक्शन पहले भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन लड़ा हूँ, बहुत हैवी लीड के साथ अल्लाह के फजल से मैं वो इलेक्शन जीता हूँ। और वो भी मैंने ज़ाती तौर पे ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, मुझे लोगों ने इंतहाई मजबूर कर दिया। फिर मेरे वालिद साहब का हुक्म था कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है एट एनी कास्ट, तो फिर मैंने मतलब ना चाहते हुए भी मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसमें मैं कामयाब हुआ। और उस कामयाबी के बाद मैंने तकरीबन अपनी जो छोटी सी एक वार्ड थी शहर की, उसमें मैंने तकरीबन 40 लाख रुपए के तरक्याती काम करवाए हैं और तकरीबन सारी गलियां और जितना भी थे वो कंक्रीट की गलियां बनवाई और बड़ा बेहतरीन अंदाज में सारा काम किया। तो आने वाले वक्त में भी मेरी कोई ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन देखते हैं अब क्या सिस्टम आ रहा है, क्या उसमें मामलात हैं। तो शहर की हद तक
अगर कोई इलेक्शन लड़ना पड़ा तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़ाती तौर पे मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुझे कोई ओहदा मिलेगा तो मैं फिर अवाम की खिदमत करूँगा। मैं मेरे पास ओहदा हो या ना हो, इंशाल्लाह अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो कुछ हो सका अल्लाह के फजल से वो हम करेंगे।